चलो अब अगली बात करते हैं अपन गामा किरणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया के बारे में। अच्छा देखो, ये जो हेनरी बैकुरल है, हेनरी बैकुरल ने ये देखा कि जो यूरेनियम का जो पार्टिकल होता है, इस यूरेनियम पार्टिकल को किसी फोटोग्राफिक प्लेट के पास जब रखा जाए तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर कई सारे इफेक्ट क्रिएट होते हैं। क्या बताया उसने? उसने ये कहा कि ये जो यूरेनियम का पार्टिकल है, जब यूरेनियम के पार्टिकल को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा जाता है या फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखा जाता है तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर तीक्ष्ण रेखाओं का क्या होता है? तीक्ष्ण स्पेक्ट्रमी रेखाओं का या स्पेक्ट्रल लाइंस का निर्माण। ठीक है, सिंपल सी बात। हेनरी बैकुरल ने कहा कि यूरेनियम का जो पार्टिकल है उसको जब फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखते हैं तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, जिसके बेसिस पर उसने एक बात कही। उसने कहा कि ये जो पार्टिकल है ये उच्च ऊर्जा वाला बीटा कण उत्सर्जित करता है, लेकिन इसके आगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे मूव करते हैं, तो अपन को एक रिजल्ट प्राप्त होता है। अपन देखते हैं कि हेनरी बैकुरल ने जो फोटोग्राफिक प्लेट के पास जिस पार्ट को रखा था उससे जो तीक्ष्ण स्पेक्ट्रमी रेखाओं का निर्माण हुआ, इसका मतलब यूरेनियम का पार्टिकल डिके होके कोई ना कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। इस पार्टिकल का या इस रेडिएशन का जब क्रिस्टल सतह से परावर्तन किया गया तो पता चला कि ये जो पार्टिकल है ये कैसा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक बात। और द्रव्यमान तथा आवेश रहित होता है। सबसे पहले तो आइडिया लगा कि उच्च ऊर्जा का बीटा कण जैसा पार्टिकल है, लेकिन फिर जब क्रिस्टल सतह से परावर्तन किया गया इसका तो पता चला कि ये, क्योंकि बीटा पार्टिकल तो आवेशित होता है, ये आवेश रहित होता है और द्रव्यमान रहित होता है। ये जो पार्टिकल है ये कैसा है? आवेश रहित और द्रव्यमान रहित है। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के वेग के तुल्य है। अच्छा, जब पदार्थ के साथ इसको इंटरेक्ट किया गया तो पता चला कि ये जो रेज है ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से अविक्षेपित होती है, नॉन डिस्पर्सिव होती है। एक बात। एवं एक तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से अविक्षेपित होती है, और कैसी होती है? अति भेदनशील। इसकी जो पेनेट्रेशन डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल सबसे कम भेदन करता है, बीटा पार्टिकल उससे ज्यादा, और गामा पार्टिकल सबसे ज्यादा भेदन करता है। उसका रीजन है क्योंकि ये आवेशित पार्टिकल तो होता नहीं है, और जब आवेशित पार्टिकल नहीं होता तो अगर ये आवेशित नहीं है तो इसका मतलब आयनन नहीं करेगा, और आयनन नहीं करेगा तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी। अगर ये पार्टिकल आवेशित नहीं होगा तो आयनन नहीं करेगा, और आयनन नहीं करेगा तो ऊर्जा की हानि नहीं करेगा। इसका मतलब पदार्थ में
ज्यादा दूरी तक मूव करेगा। ठीक, इसका मतलब उसका जो पेनेट्रेशन डेप्थ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अपन ऐसे ही मान लेंगे कि मान लो हमारे पास कोई एक पट्टिका है, वो पट्टिका से अपन क्या कर रहे हैं, एक इतनी तीव्रता का, या मान लेंगे कोई आई तीव्रता के पार्टिकल या गामा पार्टिकल को एमिट कर रहे हैं, तो उस बाहर निकलने पर उस पार्टिकल की तीव्रता में क्या आएगी, कुछ कमी आएगी, और उस कमी के साथ उसका एक डेरिवेशन अपन लेके चलेंगे। ठीक है, जरा देखो, देखो जरा यहां तक एक बात, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। यूरेनियम के पार्टिकल को फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखा तो तीक्ष्ण स्पेक्ट्रम ही रेखाएं बनी। सबसे पहले यह माना गया कि ये जो इससे उत्सर्जित जो रेडिएशन है वो उच्च ऊर्जा वाले बीटा पार्टिकल के जैसा है, लेकिन जब उसका क्रिस्टल सतह से परावर्तन किया गया तो पता चला कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये द्रव्यमान और आवेश रहित होती है, इसका वेग लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है, और यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से अविक्षेपित रहती है और अति भेदनशील होती है। ठीक है, चलो अब जरा अपन आगे की बात करते हैं इसके बाद। अच्छा देखो, जब किसी गामा किरण, इसको किरण भी बोल सकते हैं या विकिरण बोल सकते हैं, विकिरण ज्यादा ठीक है, जब गामा विकिरणों को किसी पदार्थ पर आपतित करते हैं, किसी पदार्थ पर आपतित किया जाए तो क्या होता है, या तो पदार्थ द्वारा संपूर्ण विकिरणों का अवशोषण हो जाता है, अच्छा एक काम, और दूसरा काम क्या होता है, या गामा विकिरण अधिक कोण पर, गामा विकिरणों का अधिक कोण पर प्रकीर्णन हो जाता है। अपन एक अवस्था लेके चलते हैं, ठीक है, माना आई नॉट तीव्रता के गामा विकिरण एक्स मोटाई की पट्टिका पर आपतित है। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स मोटाई की क्या है, पट्टिका है, और इसकी मोटाई कितनी है, एक्स। इस एक्स मोटाई की पट्टिका पर क्या हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं। ये आपतित तीव्रता है, आई नॉट। गामा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, ये यहां जो तीव्रता है, या अगर अपन कहें कि ये पारगमित हुए हैं, बाहर निकलने का मतलब, इसकी तीव्रता कितनी है, आई है। ठीक है, अब होता क्या है, जब आपतित होते हैं एवं अपन ने मान लिया, माना आई नॉट तीव्रता के गामा विकिरण एक्स मोटाई की पट्टिका पर क्या हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं, तब
पट्टिका से बाहर आने पर उनकी तीव्रता में कमी आती है। इसका मतलब ये भी है सर जी कि जितनी ज्यादा पट्टिका की मोटाई होगी उतनी ही उसकी तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। पट्टिका की मोटाई जितनी ज्यादा, तीव्रता में भी उतनी ही कमी। चलो, इसलिए डी आई का मतलब तीव्रता में जो कमी है वो प्रोपोर्शनल होती है माइनस के आई डी एक्स। वो आई के भी प्रोपोर्शनल होती है और वो dx के भी प्रोपोर्शनल होती है। माइनस चिन्ह लगाने का मतलब यह है कि आपतित विकिरण की तीव्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, या I इज इक्वल टू माइनस के म्यू आई dx, जहां म्यू को अपन एक नाम देते हैं, ये म्यू रेखीय अवशोषण गुणांक या फिर इसी का एक दूसरा नाम होता है क्षीणन गुणांक भी बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं लीनियर एटेन्युएशन कोफिशिएंट। क्या होता है, लीनियर एटेन्युएशन कोफिशिएंट होता है। डी आई इक्वल टू माइनस के म्यू आई डी एक्स। अपन क्या करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के म्यू डी एक्स। अपन पूरे पार्ट का समाकलन कर दें। अगर इस पूरे पार्ट का समाकलन करोगे तो ये क्या आएगा, लॉग I इज इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स प्लस सी। अगर अपन x इक्वल टू 0 ले, देखो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की कंडीशन में तीव्रता कितनी है, I नॉट है। देखो एट x इक्वल टू 0 I इक्वल टू I नॉट। अगर I का वैल्यू I नॉट है तो C इक्वल टू लॉग I नॉट। वैल्यू रख दो जरा, आओ इधर, लॉग I इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स प्लस लॉग I नॉट। अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, लॉग को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा लॉग I ओवर I नॉट इज इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स। को और थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपके पास, लॉग को इधर भेजो, I इक्वल टू I नॉट ई की पावर माइनस के म्यू एक्स। इसका मतलब यह है कि आप जैसे जैसे मोटाई का मान इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे पट्टिका की मोटाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपतित ये जो बाहर निकलने वाले जो विकिरण है, उन विकिरण की जो तीव्रता है वो क्या होती रहेगी, चर घातांकी रूप से कम होती रहेगी। ठीक, इसका मतलब ये हमारे पास जो समीकरण आया है I इक्वल टू आई नॉट ए की पावर माइनस के म्यू एक्स, ये क्या है, गामा विकिरण की तीव्रता है, जो बाहर निकलने वाले जो गामा विकिरण है उसकी तीव्रता है। और ये क्या हो रही है, चर घातांकी रूप से अगर इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करें, x का वैल्यू इन्फिनिटी होने पर, यह x है, तभी इस ग्राफ को मिला नहीं रहे, यह वैल्यू I नॉट है, यह तीव्रता है I, यह वैल्यू है x। ठीक है, चलो
जरा देखो एक बार ये सारा, फिर अपन थोड़ा आगे बात करते हैं। दोनों चीजें देखो जरा इधर आओ। देखो दो चीजें अपने पास, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के। इस टर्म को एक नाम बोला जाता है, इसको कहते हैं गामा विकिरण संचरण। तो वो कहता है इसका जो मान है वो x के बढ़ने पर तो क्या होता है, कम होता है, और आई नॉट के बढ़ने पर बढ़ता है। अच्छा दूसरी बात याद ही, म्यू इक्वल टू 1/x। मीन्स जो पट्टिका की मोटाई है अगर उसका व्युत्क्रम मान ले लें, या फिर अगर अपन ऐसे कहें कि अटेन्युएशन कोफिशिएंट जो है, क्षीणन गुणांक का मान क्या हो, पट्टिका की मोटाई के व्युत्क्रम के बराबर हो, रेसिप्रोकल हो, तो उस कंडीशन में आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन ई, या 37% ऑफ आई नॉट। आपतित विकिरण की तीव्रता या जो बाहर निकलने वाले विकिरण है उनकी तीव्रता, गामा विकिरण की तीव्रता आपतित विकिरण की तीव्रता का 37% रह जाती है। ठीक है, और ये जो x है इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं अपन विकिरण लंबाई। तो ये कई सारे पार्ट्स, अगर मान लो म्यू का वैल्यू 1/x के इक्वल हो, अगर अपन ऐसा कहें कि जो हमारे पास गामा विकिरण अपन निकाल रहे हैं उसका जो रेखीय अवशोषण गुणांक है, लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट है, उसका वैल्यू पट्टिका की मोटाई के क्या हो। अच्छा एक और टर्म इसमें जो काम आती है उसे कहते हैं अपन द्रव्यमान अवशोषण गुणांक। एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये जो म्यू का वैल्यू है, ये जो रेखीय अवशोषण गुणांक है, ये घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब जैसे पदार्थ तो एक ही है, पदार्थ है जैसे वाटर, जल, जल में, लेकिन जल की तीन कैटेगरी है, एक तो वाटर, एक आइस और एक वेपर। इसका जो मेजर जो कंटेनेंट है, जो प्रमुख जो पार्ट है वो तो क्या है, वाटर, ये H2O है, लेकिन इसकी कैटेगरियां तीन अलग अलग हैं। वाटर का डेंसिटी अलग होता है, आइस का डेंसिटी अलग होता है, वेपर का डेंसिटी अलग होता है। तो इन तीनों के कारण ये क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है। इसलिए एक ऐसा कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं जो किस पे डिपेंड नहीं करता, घनत्व पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसको अपन कहते हैं म्यू एम, और वो होता है म्यू अपॉन रो। अब इसके बेसिस पर अपन इसके कई सारे इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला इफेक्ट होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा होगा कॉम्पटन इफेक्ट, और तीसरा होगा पेयर प्रोडक्शन। और ये सारी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।